मैं डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, DAV PG कॉलेज। आज का टॉपिक गुलमेज सम्मेलन, जो MA सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों के लिए उपयोगी है। गुलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किया जाता है, गुलमेज सम्मेलन में भारतीय किन किन दलों के लोग उसमें भाग लेते हैं, गुलमेज सम्मेलन ने क्या भारतीयों को दिया, इन सभी बिंदुओं पर हम प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। मई 1929 में इंग्लैंड में आम चुनाव होना था। उसमें लेबर पार्टी के रैमजे मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में सरकार बनी थी। मैकडोनाल्ड ने राष्ट्रमंडलीय देशों के श्रमिक दलों के सम्मेलन में घोषणा किया था कि मुझे आशा है कि कुछ वर्षों में ही नहीं बल्कि कुछ महीनों में ही राष्ट्रमंडल में और देश अधिराज के रूप में शामिल हो जाएगा, जो किसी दूसरी जाति का होगा, परंतु उसके राष्ट्रमंडल में बराबर का मान मिलेगा। मेरा अभिप्राय भारत से है। लॉर्ड इरविन ने कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद भारत सरकार के भावी संविधान के सिद्धांतों पर विचार विमर्श करने के लिए एक गुलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों के प्रतिनिधित्व ब्रिटिश सरकार में से बातचीत करेगी। अर्थात गुलमेज सम्मेलन के लिए सबसे पहले साइमन कमीशन ने अपनी अनुमति देता है कि नहीं, भारत में भारतीय समस्याओं के समाधान के लिए एक मंच पर बैठकर गुलमेज सम्मेलन होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखकर प्रथम गुलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है। बात करते हैं कि गुलमेज सम्मेलन है क्या। भारत की राजनीतिक समस्याओं के हल करने के लिए साइमन कमीशन के सुझाव पर पारित किया गया था। 12 नवंबर 1923 ईस्वी से 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक सेंट जेम्स पैलेस, जो बहुत बड़ा महल है लंदन का, उसकी हाउस ऑफ लॉर्ड्स की शाही गैलरी में जॉर्ज पंचम के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड करते हैं। इसमें ब्रिटेन के तीनों राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं, संसद हैं, इसके सारे सदस्य इसमें भाग लिए थे। प्रतिनिधियों की संख्या की अगर बात करते हैं, 89 प्रतिनिधियों ने इस गुलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें 57 ब्रिटिश इंडिया के सदस्य थे। इन्हें गवर्नर जनरल ने मनोनीत किया था। 16 भारतीय रियासत अलवर, बड़ौदा, भोपाल, बीकानेर, कश्मीर, पटियाला, हैदराबाद, मैसूर और ग्वालियर के देशी राजकुमार इसमें शामिल हुए थे। 16 इंग्लैंड के राजनीतिक दल थे, जो लेबर, लिबरल, कंजर्वेटिव पार्टी के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया था। भाग लेने वाले भारतीय सदस्यों की अगर बात करते हैं तो मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जीना, आगा खां, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली और फजलुल हक जैसे व्यक्तियों ने इसमें भाग लिए थे, जबकि वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में फजले हुसैन ने भाग लिया था। हिंदू महासभा की तरफ से MR जयकर और BS मुंजे ने प्रथम गुलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। उदारवादी या नरमदलीय के तरफ से सर तेज बहादुर, CY चिंतामणि, श्रीनिवास शास्त्री जैसे व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया था। इंडिपेंडेंस पार्टी या दलित वर्ग के तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गुलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं और दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग करते हैं। सिखों की तरफ से
सरदार संपूर्ण सिंह ने भाग लिया था। एंग्लो इंडियन के तरफ से के.टी. पाल जैसे व्यक्ति ने इसमें भाग लिए थे। भारतीय पूंजीपतियों का नेतृत्व होमी मोदी ने किया था। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों में अलवर, बीकानेर, भोपाल, पटियाला, कश्मीर के महाराजा, बड़ौदा के राजा, ग्वालियर तथा मैसूर राज्य के प्रधानमंत्रियों ने भी इसमें भाग लिए थे। 19 जनवरी को सम्मेलन के अंत में प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड ने कहा था कि सम्राट की सरकार विधायकों के प्रति कार्यपालिका के उत्तरदायी होने के सिद्धांत को मानने के लिए तैयार हो जाएगी। औपचारिक रूप से यह विचार हैदराबाद के अकबर और मैसूर के मिर्ज़ा इस्माइल जैसे राजाओं के तरफ से आया था। उपलैंड जिसे इतिहासकारों ने बताया कि सम्मेलन एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। इसके पूर्व 40 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले तथा एक सम्राट के प्रति श्रद्धा रखने वाले प्रतिनिधि समान हित के लिए एक समान महत्व के विषय पर विचार करने हेतु कभी भी एक स्थान पर एकत्रित नहीं हुए थे। किंतु सम्मेलन में उपस्थित व्यक्तियों को 40 करोड़ भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं माना जा सकता था, क्योंकि सम्मेलन में भारत के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में, राजनीतिक संस्था के रूप में स्थापित कांग्रेस का अपना कोई प्रतिनिधित्व इसमें नहीं आया था। अतः हरिजन नहीं आया था, अर्थात सम्मेलन में भारत की आत्मा कही जाने वाली कांग्रेस इसमें भाग नहीं लेती है। ब्रेल्सफोर्ड ने कहा कि सेंट जेम्स महल में भारतीय नरेश, हरिजन, सिख, मुसलमान, हिंदू, ईसाई, जमींदार, मजदूर संघ और वाणिज्य संघों के प्रतिनिधि थे, किंतु भारत वहां उपस्थित नहीं था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी आलोचना करते हुए इस सम्मेलन के संबंध में कहते हैं, इसे दूल्हे के बिना संपन्न होने वाला विवाह की संज्ञा वो देते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, इसने भारत की 2 तीखी गोलियां दी है, अभिरक्षण और संघराज। गोलियों को खाने योग्य बनाने के लिए उन पर उत्तरदायित्व का मीठा मुलमा चढ़ा दिया गया था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा, 9 सप्ताह की लंबी अस्पष्ट वार्ता के पश्चात प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत ने सांप्रदायिक मतभेद के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार के अतिरिक्त और कुछ भी प्राप्त नहीं किया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अगर हम मूल्यांकन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड ने सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में 3 आधारभूत सिद्धांतों की चर्चा करते हैं, उस पर बताते हैं। प्रथम, केंद्रीय व्यवस्थापक सभा का निर्माण संघ शासन के आधार पर होगा। ब्रिटिश भारत के प्रांत और भारतीय देशी राज्य संघ शासन की इकाई के रूप धारण करेंगे। दूसरा, केंद्र द्वारा उत्तरदायी शासन की स्थापना होगी, किंतु सुरक्षा और वैदेशिक विभाग भारत के गवर्नर जनरल के अधीन ही होंगे। तीसरा, अतिरिक्त काल में कुछ रक्षात्मक विभाग अवश्य होंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सुझाव के प्रति प्रतिनिधियों के भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं हुई। सम्मेलन में उदारवादी नेताओं ने पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग की थी। सर तेज बहादुर और जयकर ने ऑपरेशन स्वराज की स्थापना पर बल देते हैं। जयकर ने कहा, यदि आप आज भारत को ऑपरेशन स्वराज प्रदान कर दें तो स्वतंत्रता की आवाज़ अपने आप में ही समाप्त हो जाएगी। महाराजा बीकानेर और कुछ अन्य भारतीय नरेशों ने भी ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की स्वशासन की स्थापना की मांग की और किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग के स्वशासन की मांग का विरोध नहीं किया था। इस प्रकार भावी विधान का
आधार निश्चित करने की कोई कठिनाई नहीं हुई, किंतु सांप्रदायिक समस्या पर भारत के प्रतिनिधियों में कोई समझौता न हो सका। बहुसंख्यक जातियों के प्रतिनिधि संयुक्त निर्वाचन पद्धति के पक्ष में थे, किंतु वे अल्पसंख्यक जातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखने को तैयार थे। लेकिन सम्मेलन में मिस्टर जिन्ना अपने 14 सूत्री कार्यक्रम को स्वीकार कराने पर जोर देते रहे और डॉक्टर अंबेडकर ने भी हरिजनों की तरफ से पृथक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे थे। ब्रिटिश शासन द्वारा मनोनीत प्रतिनिधियों से इससे अधिक और क्या आशा की जा सकती थी। निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश भारत के प्रांतों एवं देशी रियासतों को मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण किया जाए। दूसरी, आवश्यक संरक्षण सहित प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। देश की सुरक्षा से भारतीयों के संबंध होना चाहिए। सेना का भारतीकरण में वृद्धि की जाए एवं शीघ्र ही भारत में सैनिक प्रशिक्षण संस्था की स्थापना की जाए। लोक सेवकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की जाए। अल्पसंख्यकों के संबंधी उप समितियों ने सिद्धांत यह स्वीकार किया था कि नवीन संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि कांग्रेस भविष्य में होने वाले सम्मेलन में अवश्य भाग लेंगे और भारत के लिए संविधान के निर्माण में मदद करेंगे। इस प्रकार प्रथम गोलमेज सम्मेलन पूर्णतः असफल रहता है, जिसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुआ था। कांग्रेस की मुख्य मांगे पूर्ण स्वतंत्रता पर विचार नहीं किया गया था। अपरिष्कृत स्वराज की मांग को भी स्वीकार नहीं किया गया था। ऐसी स्थिति में यह प्रथम गोलमेज सम्मेलन पूर्णतः असफल हो जाता है और फिर इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन सेंट जेम्स पैलेस लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चलता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड और इसके सचिव रहते हैं सैमुअल होर। वायसराय उस वक्त थे वेलिंगटन, जिसमें कुल 31 सदस्यों ने इसमें भाग लिए थे। कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में महात्मा गांधी और उनके सहायता के लिए मीराबेन, प्यारेलाल, महादेव देसाई भी साथ में गए थे। गांधी जी 29 अगस्त 1931 को इंग्लैंड के एसएस राजपुताना नामक जहाज़, जो यह जहाज़ खान ब्रदर्स की जहाज़ है, इसी से सभी लोग वहां रवाना होते हैं, जाते हैं। इस सम्मेलन के अधिवेशन के आरंभ होने के 5 दिन बाद 12 सितंबर को लंदन पहुंचे थे। बात आती है कि एसएस राजपुताना जहाज़ जो है, जो खान ब्रदर्स की जहाज़ है, इस जहाज़ में और भी भारतीय लोग जाते हैं। कौन कौन जाते हैं, इस पे भी हमें एक नज़र डालना चाहिए। हिंदू महासभा के मदन मोहन मालवीय और देवदास गांधी गए थे। भारतीय पूंजीपतियों का नेतृत्व करने वाले घनश्याम बिरला भी इसी जहाज़ से गए थे। मोहम्मद इकबाल भी एसएस राजपुताना जहाज़ से ही गए थे। महिलाओं का प्रतिनिधित्व एनी बेसेंट ने किया था, वह भी इसी जहाज़ से गई थी। लिबरल पार्टी के जयकर तेज बहादुर श्रीनिवास शास्त्री भी इसी एसएस राजपुताना जहाज़ से जाते हैं। इंडिपेंडेंस पार्टी दलित वर्ग के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इसी जहाज़ से जाते हैं। गांधी जी सरोजिनी नायडू को गोलमेज सम्मेलन में ले जाना चाहते थे, लेकिन वायसराय ने उनकी मांग को ठुकरा दिया। परंतु सरोजिनी नायडू अपने व्यक्तिगत हद से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती हैं। गांधी जी डॉक्टर अंसारी जैसे राष्ट्रवादी मुसलमान को भी कांग्रेस की तरफ से शामिल कराना चाहते थे, परंतु वायसराय वेलिंगटन ने मना कर दिया, इनकार कर देते हैं, तैयार नहीं होते हैं। इसके कारण से वे नहीं इसमें शामिल होते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय में इंग्लैंड में मिस्टर मैकडोनाल्ड की राष्ट्रवादी सरकार पर अनुदार दल का नियंत्रण था। अक्टूबर 1931 ईस्वी में आम चुनाव में अनुदार दल की विजय हुई।
इसलिए नवंबर में अनुदार दल की ही सरकार बनी, जो भारत में अपने निरंकुश अधिकार और आर्थिक शोषण के लाभ छोड़ने तथा भारतीयों को उत्तरदायी स्वशासन देने के लिए कतई तैयार नहीं था। गोलमेज सम्मेलन में गांधी में समझौते की मूल भावनाओं की उपेक्षा की गई, जिसमें गांधी जी को घोर निराशा हुई। सम्मेलन के कार्यक्रम आरंभ होते ही षड्यंत्र शुरू हो गया। रूढ़िवादी तत्वों ने विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न की। राष्ट्रवादियों ने अपने अपने अधिकारों की मांग करके स्थिति को और भी गंभीर बना दिया, लेकिन गांधी जी ने इन समस्त बातों की चिंता करते हुए अपने विचारों को बहुत दृढ़ता से पेश किया। उन्होंने भारत के लिए पूर्ण उत्तरदायी शासन की मांग की और वित्त, सेना, प्रतिरक्षा आदि सभी विभागों की भारतीय मंत्रियों के हाथों में सौंपने को कहा। उन्होंने यह सिद्ध करने का भी प्रयत्न किया कि कांग्रेस भारतवर्ष की एक सच्ची राष्ट्रवादी संस्था है और भारतीयों की स्वतंत्रता संबंधी मांग उचित तथा न्याय संगत है। सम्मेलन के समक्ष महात्मा गांधी ने 30 नवंबर 1931 ईस्वी को अपने भाषण में कहा था कि अन्य सब दल सांप्रदायिक हैं, कांग्रेस ही केवल सारे भारत और सभी हितों का प्रतिनिधित्व करने का दावा कर सकती है। यदि कोई सांप्रदायिक संस्थान नहीं है, किसी भी रूप में वह सांप्रदायिक क्यों नहीं हो, परंतु यह उसकी कट्टरता मात्र है। कांग्रेस नस्ल, रंग, धर्म के भेदभाव नहीं जानती। इसका प्लेटफॉर्म सभी के लिए खुला हुआ है। कांग्रेस ही केवल ऐसी संस्था है जिसका प्रभाव 70,000 गांवों पर है। कांग्रेस ही सारे अल्पमतों का प्रतिनिधित्व करती है। सांप्रदायिक समस्या की जटिलता भी यहाँ पे आती है। गोलमेज सम्मेलन में राजनीतिज्ञों की कुटिल चाल के कारण सांप्रदायिक समस्या उभर कर सामने आई। अधिवेशन के मुख्य समस्या संघीय ढांचे एवं अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा से संबंधित थे। इन दोनों समितियों में गांधी जी को रखा गया। हिंदू बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों ने उत्तरदायी सरकार की मांग की, किंतु जिन्ना तथा आगा खान ने इसका विरोध किया। मुसलमानों के अतिरिक्त अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करते हैं। गांधी जी ने अनुसूचित जातियों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग बताकर इसका विरोध करते हैं। अलग निर्वाचन मंडल की मांग अब न केवल मुसलमान बल्कि दलित जातियां, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन भी करने लगे थे। 13 नवंबर को यह सब समूह संयुक्त कार्रवाई के लिए तत्पर थे। अल्पसंख्यक समझौते के रूप में एकजुट हो गए। गांधी जी इससे बड़े दुखी हुए। सम्मेलन में भारतीय संघ की रूपरेखा पर विचार विमर्श किया गया। भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई। इसके प्रतिनिधियों ने केंद्र में द्वैध शासन अपनाने की बात की। गांधी जी की जोरदार वकालत के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने तुरंत ऑपरेशन स्वराज देने की बात को स्वीकार नहीं किया, परंतु यह सम्मेलन असफल हो जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1 दिसंबर 1931 ईस्वी को समाप्त हो गया। यह पूर्णतः असफल रहा। गांधी जी खाली हाथ और निराशा से लौटे। स्वदेश पहुंचने पर उन्होंने कहा, यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचा नहीं होने दिया। उसके सम्मान के साथ किसी तरह का हमने समझौता नहीं किया। भारत लौटने पर गांधी जी ने वायसराय से मिलना चाहा, किंतु नए वायसराय लॉर्ड विलिंगटन ने गांधी जी से मिलने से इनकार कर देते हैं। इस प्रकार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की परिस्थितियाँ भारतीय समस्या के अनुकूल न थी। डॉक्टर जकरिया का विचार है कि यदि महात्मा गांधी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में
जब इंग्लैंड में मजदूर सरकार थी भाग लेती तो हमारे लिए अधिक लाभप्रद होता, क्योंकि इस समय तक कोई निर्णय नहीं किया गया था। इसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, उस वक्त भारत सचिव सैमुअल होर रहते हैं, जो गोलमेज परिषद के बिल्कुल विरोधी थे। उसने अनिच्छा से 17 नवंबर 1932 ईस्वी को तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बैठक बुलाई। इसमें केवल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस, लीग, मजदूर पार्टी के सदस्य भाग नहीं लिया था। जॉर्ज लैंसबरी के नेतृत्व में इंग्लैंड के लेबर पार्टी भी सम्मेलन में भाग नहीं लेते हैं। भारत से केवल राजभक्त सांप्रदायवादी, ब्रिटेन से केवल उदारवादी प्रतिक्रियावादियों ने भाग लिया। ब्रिटेन में अब पूरी तरह से अनुदार दल की सरकार थी। नई सरकार ऐसे कोई सुधार कराने को तैयार नहीं थे जिससे भारतीयों की अधिक अधिकार मिले। भारत पर अंग्रेज़ों का राजनीतिक और आर्थिक आधिपत्य किसी प्रकार से कमज़ोर पड़ रहे थे। फिर भी तृतीय गोलमेज सम्मेलन ने विभिन्न उपसमितियों की रिपोर्ट पर विचार किया और भारत के लिए नए संविधान के प्रारूप के बारे में कुछ निर्णय लिए। 24 दिसंबर 1932 को यह सम्मेलन समाप्त हो जाता है। सम्मेलन के समापन पर भारत सचिव ने घोषणा की कि प्रस्तावित संविधान में जो व्यवस्था होगी उसके अनुसार नंबर 1, संख्या और आबादी दोनों दृष्टियों से लगभग आधे देशी राज्यों के संघ में मिलाने के लिए तैयार हो जाने पर संघ व्यवस्था का सूत्रपात हो जाएगा। दूसरा, केंद्रीय विधानमंडल में ब्रिटिश शासन के स्थानों से 33.5% स्थान भारतीय मुसलमानों को मिलेगा। तीसरा, सिंध और उड़ीसा 2 नए प्रांत बनाए जाएंगे और इन्हीं तीनों गोलमेज सम्मेलन पे एक श्वेत पत्र लाया जाता है और उसी श्वेत पत्र के आधार पे 1935 का भारत सरकार अधिनियम तैयार होता है।